और एक बार फिर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी एक खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कई मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी और कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार से जेडीयू से मंत्री बनेंगे, एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है, यूपी से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है, उधर निषाद पार्टी से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो कैबिनेट की बैठक होनी थी वो बैठक टल गई है। लेकिन ये बैठक, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होना था, अपने आप में काफी अहम था और काफी बड़ा था, क्योंकि आपको बता दें आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर राहुल श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, इस कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबकी निगाहें थी और काफी बड़ा ये मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो विस्तार होगा इसमें राजनीतिक और जातिगत दोनों समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए, पिछले कुछ महीने जो सरकार के साथ ये जो सेकेंड सर्ज आई थी, दूसरी लहर आई थी कोविड की, इसके कारण सरकार की जो प्रशासनिक साख है उसमें चोट पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आने वाली कैबिनेट रिशफल से जब भी होती है इसको सुधारना चाहेंगे, जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टीच देना चाहेंगे। उसके अलावा एक जातीय, दूसरा क्षेत्रीय और तीसरा दलीय यानी अलायंस और जो उनके गठबंधन है, इन तीन समीकरणों को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री इस एक्सरसाइज को करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव हो चुके हैं और अलायंस अब बीजेपी के लिए जरूरी है। जैसे कि बिहार में देखा गया कि अगर जेडीयू का साथ ना होता तो वहां मुश्किल हो सकती थी, तो बिहार से जेडीयू के लोग आने वाले हैं, एलजेपी के लोग आने वाले हैं। महाराष्ट्र से फोकस है, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखते हुए शायद वहां से बड़े नेता जैसे नारायण राणे हैं उनके कैबिनेट में आने की बात हो रही है। इसी तरह से उड़ीसा से एक मंत्री आने की बात हो रही है। अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अफसर हैं जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको लाने की बात हो रही है। उड़ीसा से बैजंत पांडा का नाम चल रहा है। इस तरह से तमाम लोगों को, नए लोगों को लाने की बात है। इसके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जैसे पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, जिनके पास कई पोर्टफोलियो हैं। ये पोर्टफोलियो सुपर मिनिस्ट्री कैटेगरी के नहीं, यानी मिले जुले, जैसे नितिन गडकरी के पास एक बार हाईवे, रोड ट्रांसपोर्ट सब था। ये अलग अलग तरह के मंत्रालय हैं, तो कुछ मंत्रालय उनमें से निकाल के दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर तरह के राजनीतिक समीकरण जो पिछले समय में बने हैं और आगे आने वाले 5 चुनाव और 2024 के चुनाव, इन सबको देखते हुए ये फेरबदल होने वाला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हिमांशु मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है आज की मीटिंग रद्द करने की? क्या इन 20 नामों पर एक मत सहमति नहीं बन पाई थी या फिर कुछ और वजह है, और अगली तारीख कब? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट जो है वो कल होनी है। 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। आज एक बड़ी मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी, और उसको कैंसिल किया गया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, उस एक्सरसाइज को लेकर एक बैठक होनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इतना जरूर है, जैसे राहुल बता रहे हैं, कि अब कैबिनेट में विस्तार होगा और नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, उनके सहयोगी दलों को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सहयोगी दलों के नाम पर रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद एलजेपी का जो स्टेक था वो वहां नहीं है। और साथ ही साथ जो है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी एनडीए से अलग हो गए और शिवसेना के अलग होने के बाद सिर्फ रामदास अठावले एनडीए के नाम पर जो है अभी केंद्र में मंत्री हैं सहयोगी दल के नाम पे। तो इसीलिए अलग अलग सहयोगी दलों को लाया जाएगा। अपना दल से अनुप्रिया पटेल आ सकती हैं, जेडीयू से मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, एलजेपी से पशुपति पारस का नाम चल रहा है। तमाम ऐसे सहयोगी दल जिनका स्टेक है सरकार के अंदर, उनको शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी बात यह है, और साथ ही साथ जैसा राहुल ने भी बताया कि जहां जहां चुनाव है वहां के जातिगत समीकरणों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए लोगों को लाया जाएगा, और न सिर्फ आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बल्कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव भी 2022 के अंत में है। तो ये माना जा सकता है कि हिमाचल और गुजरात के
चुनावों को भी मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा रीसफल जो है इस बार होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर कोविड की 2 लहरें आई हैं और उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो प्रशासनिक चीजें थी उसमें सवाल उठाए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ये जरूर चाहते हैं कि उनकी मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा बेटर रहे, जिस तरीके से वो काम करते हैं उसी तरीके से मंत्री भी जो है वो काम करें। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो हो चुका है। अब देखना ये है कि रीसफल में किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनवाई थी, तो उनका यहाँ शामिल होना लाजमी है। साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल, जैसे राहुल भी बता रहे थे कि सर्बानंद सोनोवाल को ये कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, वहां हेमंता विश्व शर्मा को कमान दी गई है, उनको केंद्र में लाया जा रहा है। और आसाम से एक राज्यसभा की सीट है, तो अब देखना यह है कि क्या कोई लोकसभा या राज्यसभा से सांसद नहीं है, ऐसे कितने लोगों को जो है वो शामिल कराया जाएगा, क्योंकि बीजेपी 2 ही राज्यसभा सीटों के ऊपर अपने सांसद उतार सकती है, एक पुडुचेरी से और एक आसाम से। बिल्कुल। राहुल, आपसे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि हिमांशु ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये प्राथमिकता होती है कि अगर कहीं पर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो वो ठीक तरीके से हो, और अभी हालिया जो मीटिंग हुई थी सभी मंत्रालयों से, उनके मंत्रियों से बातचीत हुई थी, उनसे मांगा गया था रिपोर्ट। ऐसे में जानना चाहेंगे, जो कैबिनेट रीशफल की बात हो रही है या फिर विस्तार की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कुछ नाम जैसे कि पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के सुशील कुमार मोदी, वरुण गांधी, ऐसे जो कुछ नेता हैं या फिर जो नाम हैं, इन नामों की चर्चा आखिर किस बेसिस पर हो रही है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग्स होती हैं, बैठकें होती हैं और उससे कयास लगने लग जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री ने एक तरह का जिसे कहेंगे सेक्टोरल रिव्यू किया है, सारी मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए फील्ड्स का, यानी आईटी का, कॉमर्स का, हर चीज का, और उसको जोड़ा गया तमाम कैबिनेट रीशफल के मामलों से। देखिए, प्रधानमंत्री के पास अपना एक बहुत बड़ा फीडबैक सिस्टम है जो कि वो रेगुलरली हर मिनिस्ट्री से लिया करते हैं, और उनके पास पिछले कुछ दिनों से एक ब्रॉड शीट है जिसको देख करके वो समझते हैं कि किस सीट पे किस तरह के बदलाव या नए लोगों की जरूरत है। जिसे कहते हैं फ्रेश लेग्स। फ्रेश लेग्स का मतलब है कि नए ऐसे कंधे लाए जाएंगे सिस्टम के अंदर, जिससे प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार को थोड़ी एक नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का एक और बात रही, अगर आप 2014 से 2019 की बात देखें तो करीब 50% मंत्री बदल गए थे। यानी प्रधानमंत्री ने आकलन किया था कि कौन से मंत्री उनके काम के हैं, कौन से काम के लायक नहीं है, और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि नए लोगों का आने में काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी रोचक होगा। कौन नए आते हैं, जैसे डॉक्टर प्रीतम मुंडे हैं, वो बीड से सांसद हैं, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, उनकी बात चल रही है, वो डॉक्टर हैं। तो क्या ऐसे किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिसका स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में है, उनको से जैसे एमओएस हेल्थ में लाया जा सकता है, हर्षवर्धन साहब को मदद करने के लिए। इस तरह के बदलाव की काफी बात हो रही है कि सेक्टोरली रिव्यू करके प्रधानमंत्री ने जाना है कि कहां कहां क्या खामियां हैं और किस तरह से कहां पे नए इंडक्शन से, नए लोगों को लाने से सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। वरुण गांधी वाला की जो बात है, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी आला नेताओं से बात हुई थी, उसको लेकर के कयास लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2019 में मेनका गांधी को सीट नहीं मिली थी, उसके बाद देखना यह होगा कि वरुण गांधी का आना यूपी के लिए एक सिग्नल होगा कि कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी एक सिग्नल दे रही है पीलीभीत और आसपास के इलाकों में कि देखिए वरुण गांधी को भी एक मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसकी अभी कोई बहुत ज्यादा आधिकारिक पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। बिल्कुल। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो नाम हम दिखा भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो क्या हम ये माने कि इन नामों को लेकर आखिरी मुहर लग चुकी है या फिर अभी भी कुछ विचार विमर्श होना बाकी है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि विचार विमर्श चलता रहता है और अंतिम समय तक जो है वो विचार विमर्श चलते हैं। जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई है। उनसे ये भी पूछा गया है कि आप अगले 2 सालों के अंदर क्या काम करेंगे आपके मंत्रालय के अंदर। ये सारी चीजें पूछने के बाद तो तय हो गया है कि किसको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन किन किन को लाया जा सकता है, क्योंकि जैसे राहुल भी बता रहे हैं कि यूथ भी एक फैक्टर है कि नए चेहरों को लाइए, उनको मौका दीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए। अनुराग ठाकुर को देखिए, आप 2014 से 19 तक वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जब 19 में सरकार बनी तो उनको एमओएस फाइनेंस बनाया गया, और आप देखिए कि हर
बैठक के अंदर एक इंपॉर्टेंस रोल जो है प्ले अनुराग ठाकुर करते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि यूथ जो है वो सामने आए, वो एक लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, नए चेहरों को मंत्री बनाकर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, चुनावी समीकरणों को भी ध्यान में रखेंगे। ये सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जगह मिलेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या यूथ को मौका मिलेगा। चाहेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दिल्ली तलब किए गए हैं। दिल्ली आज वो पहुंच रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। ये लंबे वक्त से ड्यू था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एक युवा नेता है, एक यंग नेता है, और ऐसे में तमाम कयास युवा चेहरों को लेकर लगाए जा रहे हैं, जिस पर आज या फिर कल में विराम लग सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक होना है और साथ ही चुनावों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास का दौरा बीच में ही रद्द किया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष ऑफिस से नारायण राणे को भी फोन जा चुका है। नारायण राणे भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं इस वक्त कैबिनेट में जिनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं, और ऐसे में उन पोर्टफोलियोज को किस तरीके से दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राहुल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मल्टीपल पोर्टफोलियोज की आप बात कर रहे थे, लेकिन ये वो दिग्गज नेता हैं जिन पर मोदी सरकार का विश्वास है, भरोसा है। ऐसे में इन पोर्टफोलियोज का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कैसे इन युवाओं पर भरोसा करके इन्हें उन पोर्टफोलियोज से असाइन किया जा सकता है, किस तरीके से पूरी कवायद, ये पूरी सोच चल रही है? देखिए, जैसे पीयूष गोयल साहब का केस देखें तो पीयूष गोयल साहब के पास कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके पास रेलवेज है, और रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कंज्यूमर अफेयर्स और फूड मिनिस्ट्री उनको मिल गई थी। इन तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है, ये तीनों कोई एक सुपर मिनिस्ट्री नहीं बना सकती। इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री किसी और को मिल सकती है। हालांकि वो रामविलास पासवान जी के पास थी, मगर उम्मीद नहीं है कि वो एलजेपी के पास वापस जाएगी। जो उनके भाई हैं पारस, उनको दूसरी मिनिस्ट्री मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा ये होने वाला है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री काम करते हैं और ये हो सकता है। देखिए, कुछ समय पहले हरदीप पुरी जो कि सिविल एविएशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनको एमओएस कॉमर्स में बनाया गया। वो काफी वक्फा एमओएस कॉमर्स की तरह काम कर चुके हैं। और अगर आप उनके इतिहास में जाएं तो जब डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशन हो रही थी एक समय पे, और उस समय पे हरदीप पुरी एज आईएएस ऑफिसर डब्ल्यूटीओ में काफी काम किया था, तो उनका एक्सपर्टीज है ट्रेड लॉज वगैरह में। कॉमर्स मिनिस्टर में उनका एक्सपीरियंस हो गया है। तो क्या कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल से हरदीप पुरी को मिल सकती है? यानी एक स्पेशलाइजेशन को देखते हुए मिनिस्ट्री का एलोकेशन, उससे पीयूष गोयल के ऊपर भार कम हो जाएगा, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा महकमा है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप हरदीप पुरी के पास देखिए तो हरदीप पुरी के पास भी बहुत ज्यादा मिनिस्ट्री हैं, तो सिविल एविएशन एक अलग मंत्रालय किसी और को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी कैबिनेट में विस्तार के संकेत हैं, इसकी तैयारी हो रही है, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 20 नए चेहरों को कैबिनेट में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के नए चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कई मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार से जेडीयू से मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है। निषाद पार्टी से भी मंत्री बन सकते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर भी इसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है या रखा जा सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक और जातिगत समीकरण को भी इस कैबिनेट रिशफल में कहीं ना कहीं देखने की और परखने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, जो कि बैठक टल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र पर मेनली फोकस रहने वाला है। जेडीयू को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। उधर एलजेपी से पशुपति पारस को भी मौका मिल सकता है कैबिनेट में।
तो आपको बता दें, बड़ी खबर मोदी कैबिनेट में विस्तार को लेकर ये सामने आ रही है। कल कैबिनेट बैठक होने वाली है, उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी जो कि टल गई है। अब 20 नए चेहरों को लेकर, और इस बीच उज्जैन की तस्वीर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले महाकाल के दर्शन, और महाकाल के दर्शन करने के बाद दिल्ली रवानगी की उनकी खबर है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस में एक समय में राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते रहे थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा। कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी उनका इंतजार काफी लंबा रहा। वो जो चाहते थे, शायद अब उनकी मुराद पूरी होने वाली है, और इसीलिए भोलेनाथ के दरबार में पहुंच चुके हैं, उज्जैन पहुंच चुके हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, सीधे महाकाल पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में, ऐसा लग रहा है मुराद पूरी होने वाली है। बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार भी था। ये करीब 1.5 साल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को, और माना जा रहा था कि जो कुछ हुआ था उसके बाद जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद कैबिनेट में शामिल किया जाता, लेकिन अब 1.5 साल बाद ही सही अब कहीं लग रहा है कि उनकी ये इच्छा पूरी होती दिख रही है। दरअसल ये इसमें कई चीजें अगर देखा भी जाए तो आपको बता दें कि दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिनों के दौरे पर मध्य प्रदेश आए थे, और इन 4 दिनों में उन्हें कई शहरों में जाना था। रतलाम, धार, नीमच, मंदसौर तो वो जा चुके थे, लेकिन आज उन्हें उज्जैन के बाद पहले देवास जाना था, उसके बाद इंदौर निकलना था। माना यह जा रहा था कि कल सुबह यानी 7 जुलाई को सुबह 10 बजे के आसपास वो इंदौर से निकल के दिल्ली रवाना होते। अचानक से जैसे ही वो उज्जैन पहुंचे हैं, उनके कार्यालय की तरफ से एक संदेश जारी होता है मीडिया में, और बताया जाता है कि ये दौरा बीच में रद्द किया जा रहा है और आज ही उन्हें दिल्ली रवाना होना है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो सुगबुगाहट चल रही थी मोदी कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने की, अब वो बेहद तेज हो गई है। और अगले 1 या 2 दिनों के दौरान माना जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है मोदी कैबिनेट का, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में शामिल होने के पीछे की अगर हम वजह देखें तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बीते कुछ दिनों से बार बार चेहरे बदलने की बात को लेकर के कांग्रेस हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, तो इससे एक संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है कि मध्य प्रदेश का चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो भले ही शिवराज सिंह चौहान रहेंगे केंद्र में, जहां पर पहले से ही मोदी कैबिनेट में 4 मंत्री, बड़े मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, उसमें एक नाम और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जुड़ सकता है। थावरचंद गहलोत, प्रहलाद पटेल, अगर हम बात करते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम वो लोग हैं जो मोदी कैबिनेट में पहले से ही शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी शामिल होने की चर्चा बेहद तेज हो गई है। और जिस तरीके से ये दौरा बीच में रद्द करके उन्हें दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसके संकेत भी इससे मिलते हैं। रवीश, कब दिल्ली रवानगी है ज्योतिरादित्य की? जी, अब पहला जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक इन्हें 7 जुलाई यानी बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन अभी जो कार्यक्रम आया है संशोधित अचानक से थोड़ी देर पहले, उसके मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे इंदौर से बाय फ्लाइट यानी विमान के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली रवाना होंगे। देखिए रवीश, एक बात तो तय है कि जब लंबे वक्त से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं कुछ बार्गेनिंग पावर उस समय होती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वही किया था। लेकिन क्या लगता है कैबिनेट में किस तरह की जगह, किस तरह का पोर्टफोलियो उन्हें दिया जा सकता है, उनका पुराना जो एक्सपीरियंस है उसे ध्यान में रखते हुए? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो उसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस तरीके से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है कि मोदी कैबिनेट में उन्हें कौन सी जगह मिलेगी। लेकिन जो आशंकाएं जताई जा रही है, जो संभावनाएं फिलहाल मध्य प्रदेश में हो रही हैं, और उनके जो समर्थक नेता हैं और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनके मुताबिक 3 अहम मंत्रालय जो सूची में है, उसमें एक अहम है रेल मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, ये 2 संसाधन या फिर शहरी विकास मंत्रालय, ये 3 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एडजस्ट किया जा सके। लेकिन फिर भी क्योंकि अब जब ये आधिकारिक रूप से घोषणा होगी तभी पता चल पाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा मंत्रालय मिलता है। फिलहाल तो आजकल इसी बात की है कि वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है, फिलहाल तस्वीरें आई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक लंबा इंतजार, और साथ ही साथ कांग्रेस से चूंकि बहुत करीबी राहुल गांधी के रहे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करना, और ज्वाइन करने के 1.5 साल बाद तक कोई वैसी जगह नहीं मिल पाई थी जो कि अब मिलने की खबरें आ रही थी, तो कटाक्ष भी बहुत हो रहे थे कांग्रेस की तरफ से।
देखिए श्वेता, बिल्कुल कटाक्ष जरूर हो रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं तब से कोविड जो है उस कारण से कोई भी कैबिनेट विस्तार जो है वो नहीं हुआ था केंद्र में। उनको राज्यसभा भेज दिया गया था पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद वो बने। लेकिन अब जब कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है, ये सब हम सब जानते हैं, तय है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जब वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में उनके समर्थक विधायकों ने लगभग 26 समर्थक विधायक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी की सरकार बनी थी उस कारण। तो उसका उनको अवार्ड तो जरूर मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल वो भी दिल्ली आ रहे हैं, नारायण राणे दिल्ली आ रहे हैं, पशुपति पारस दिल्ली आ चुके हैं। कल देर रात उनको बोला गया कि वो दिल्ली में रहे। तो ये जरूर है कि अब कैबिनेट रिसफल को लेकर जितनी शंकाएं थी वो खत्म हो गई हैं। अगले 1 से 2 दिन के अंदर कैबिनेट रिसफल हो जाएगा, और यही एक चीज है कि जिन लोगों को पहले वादा किया गया था उनको अब वादा सरकार और बीजेपी की तरफ से निभाया जा रहा है, चाहे वो सहयोगी दल हो या कांग्रेस या अन्य पार्टी छोड़कर आए लोग हों, उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, और जिन लोगों ने एक ऐसे अहम समय पर अपनी पार्टी को छोड़ा जब बीजेपी को उसकी जरूरत थी, उनको भी जरूर पुरस्कृत किया जाएगा इस कैबिनेट रिसफल के अंदर। हिमांशु, जितिन प्रसाद भी कुछ दिन पहले शामिल हुए थे बीजेपी में, उनका नाम कहीं नहीं फीचर हो रहा है, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। देखिए, मैंने श्वेता आपसे कुछ देर पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि अगर जितिन प्रसाद, क्योंकि वो ना लोकसभा के सांसद हैं ना राज्यसभा से सांसद हैं, और कैबिनेट में अगर आपको आना है तो किसी न किसी सदन से आपको सांसद होना होगा। और बीजेपी इस वक्त जो आने वाले 6 महीने के अंदर 2 ही राज्यसभा के अंदर जो है क्लेम कर सकती है। एक आसाम के अंदर राज्यसभा सीट खाली हुई है, और दूसरी सीट जो है वो पुडुचेरी से आनी है, जो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बाकी केरल से, तमिलनाडु से, ये जो जगहें हैं यहां से तो है, लेकिन यहां पर बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, ना उनके किसी सहयोगी दल का स्टेक है जहां से वो किसी अपने पार्टी के नेता को चुनकर जो है राज्यसभा में भेज सके। तो इसीलिए जितिन प्रसाद को शामिल जरूर किया गया था, लेकिन जो हमारी सूचना है जितिन प्रसाद को आने वाले दिनों के अंदर जो है उत्तर प्रदेश से विधान परिषद से भेजकर जो है उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। योगी सरकार में तो वो मंत्री बन सकते हैं या वहां पे विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, जैसे मेरी जानकारी है। बिल्कुल। साथ ही हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे, पशुपति पारस, इनको मंत्रिमंडल में विस्तार में इनको शामिल करना, इनको मंत्री बनाया जाना, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है एक संदेश है उनके लिए जो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहा करते हैं? देखिए, बिल्कुल संदेश है, और जिस तरीके से पार्टी के अंदर डिवीजन हुआ हम सबने देखा है, और पशुपति पारस के साथ 4 अन्य सांसद जो हैं वो अलग हो गए, और उन्होंने संसदीय दल का नेता भी पशुपति पारस को घोषित किया, और साथ ही साथ जो है पशुपति पारस और उनके समर्थकों ने पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चिराग अलग थलग है। अब देखना यह है कि पशुपति पारस को क्या कैबिनेट में जगह मिलेगी, या फिर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, या फिर उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी, जो मेरी जानकारी है, उनको कॉल आ चुका है। उनको कल देर रात कहा गया कि आप दिल्ली आइए, वो दिल्ली के लिए उन्होंने रात को ही फ्लाइट ली और वो दिल्ली आ चुके हैं। लेकिन ये सारे वो सहयोगी दल हैं जिनको बहुत लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा था। रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी बिहार चुनाव से पहले, तो उसके बाद से कोई कैबिनेट में विस्तार नहीं हुआ। तो और इसीलिए चिराग पासवान को लेकर नाराजगी थी जेडीयू का, जिसका रास्ता बीजेपी और जेडीयू ने यह निकाला कि पशुपति पारस के नेतृत्व में जो है एलजेपी को बढ़ाया जाए, और उसी लिए पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री भी बनाया जा रहा है। एक तरीके से जेडीयू भी साथ रहेगी, एलजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है वो साथ आ जाएगा चिराग पासवान के अलावा। अनुप्रिया पटेल, हम सब जानते हैं कि वो 2014 से 2019 तक मंत्री रही है अपना दल की। बिल्कुल, और अभी हालिया मुलाकात भी हुई थी, इसलिए हिमांशु ये जो कयास है और उनको मंत्री बनाए जाने की, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा है। इस बीच रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रवीश के पास हम इसलिए चलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त वहीं पर हो रही है। तस्वीरें सामने आ चुकी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें बाकायदा हम देख रहे हैं महाकाल के परिसर में वहां पर परिक्रमा करते हुए, वहां पर पूजा करते हुए। लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या रवीश? जी देखिए, आपको बता दें कि महाकाल मंदिर जाना तो उनका प्रस्तावित था ही, उज्जैन उनका दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। लेकिन सवाल ये हलचल इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि यहाँ के बाद, उज्जैन के बाद उन्हें जाना था देवास, और देवास के बाद शाम को आज उन्हें पहुंचना था इंदौर।
आज रात को इंदौर में उनके कुछ कार्यक्रम पहले से तय थे और कल सुबह की उनकी फ्लाइट इंदौर से दिल्ली के लिए थी। लेकिन अचानक से जब वो उज्जैन पहुंचे हैं तो उनके कार्यालय की तरफ से संदेश आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा जो है वो बीच में रद्द हो रहा है और आज ही, यानी जो कल उन्हें जाना था, उन्हें आज अचानक से दिल्ली रवाना होना पड़ रहा है। तो इससे संकेत मिल रहे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही मोदी 2.0 जो कैबिनेट बनी थी उसका विस्तार अब होना है और जल्द ये विस्तार होना है। तो इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो करीब 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं किसी पद को लेकर के, हालांकि जब भी उनसे पूछा जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा यही कहते हैं किसी पद के लालची नहीं है। लगातार हमने उनसे कई बार इस बीते 1.5 सालों में ये सवाल पूछा है, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो जनसेवा से आए हैं। लेकिन उनके जो समर्थक है वो बार बार कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देते रहते थे कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसको जगह जरूर मिलेगी। और बीते करीब 15 दिनों की हम बात कर रहे हैं अगर, तो मध्य प्रदेश में इस बात की सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि केंद्र से अभी तक कैबिनेट विस्तार को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक अगले 2-3 दिनों में ही ये कैबिनेट विस्तार होना है। और इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा अचानक से रद्द होना, उन्हें दिल्ली बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहा है कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा अगले कुछ दिनों के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को उसमें एक महत्वपूर्ण जगह जो है वो मिल सकती है, पद मिल सकता है। कयास पहले लगाए जा रहे थे, आधिकारिक घोषणा कुछ ही दिनों, 1-8 दिनों में हो जाएगी, या फिर हो सकता है जब आज वो दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद कोई नई बात वहां से निकल के सामने आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का यूं अचानक दौरा रद्द करके दिल्ली जाना इस बात का साफ संकेत है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में अब मिलने जा रही है। और इसके साथ ही ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी, अगर कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में, तो ये भी तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार बीते कुछ दिनों से उनके बदले जाने की जो अटकलें चल रही थी उस पर भी विराम लग जाएगा। बने रहिए हमारे साथ रवीश पाल सिंह अहम जानकारी देते हुए। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब महाकाल में दर्शन के लिए पहुंचे, हालांकि बीच में ही मध्य प्रदेश का ये दौरा उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि दिल्ली से बुलावा आ चुका है। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू है, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर कई ऐसी चीजें हैं जो आपके टारगेट से पीछे चल रही हैं, ऐसे में कितना मुश्किल होगा कि एक मंत्री जिस पर आप लंबे वक्त से भरोसा करते आए हैं उसको इसी परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू के आधार पर कई पोर्टफोलियो उनसे लेकर दूसरे मंत्री को दे दी जाए, नए चेहरों को दे दिए जाए? देखिए, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखिए श्वेता, एक चीज जो है, कई मंत्रियों के पास जो है एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो है, जैसे पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये वो लोग हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, ये वो लोग हैं जिनके पास 3-3 मंत्रालयों के पोर्टफोलियो हैं और उनमें 5-5 जो हैं वो डिपार्टमेंट हैं। तो एक बड़ी चीज, जिम्मेदारियां उनके पास है और इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है। और जब कैबिनेट विस्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब नए मंत्रियों को लाया जाएगा तो मंत्रालय लिमिटेड है और नए मंत्रियों को लाया जाएगा तो कुछ मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो है वो कम किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए सभी मंत्रालयों का ऑडिट करने के बाद, सभी मंत्रियों की परफॉर्मेंस को देखने के बाद जो है कैबिनेट विस्तार को लेकर एक पूरी रूपरेखा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पिछले कुछ दिनों में जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके साथ लंबी चर्चाएं की हैं और उसके बाद ही जो है वो सारे समीकरणों को देखने के बाद ये नाम तय किए गए हैं और किस मंत्री के पास कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा ये इसी परफॉर्मेंस ऑडिट के हिसाब से रखा गया है। तो एक चीज तो है कि रविशंकर प्रसाद, उनके पास 3 पोर्टफोलियो हैं, उनके पास आईटी है, उनके पास लॉ है और साथ ही साथ जो है टेलीकॉम भी है। तो अब देखना ये है कि एक मंत्री के पास अगर 3 पोर्टफोलियो हैं तो उसमें कुछ उनका भार काम किया जाए जिससे उनकी परफॉर्मेंस को भी निखार आए और दूसरे मंत्री जो हैं वो भी अपना काम ठीक से करें। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने पशुपति पारस के बारे में बात की, हिमांशु नारायण राणे, उनको मंत्रिमंडल में जगह देना और इस वक्त महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, जो सियासी समीकरण वहां पर चल रहे हैं, उसके मद्देनजर कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम हो जाता है? देखिए, नारायण राणे एक बड़े कद्दावर नेता हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो शिवसेना में थे, शिवसेना से कांग्रेस में गए और कांग्रेस के बाद जो है वो बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में आते ही उनको राज्यसभा भी मिली, उनके बेटे को भी जो है वो सांसद बनाया गया। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पूरी बेल्ट है कोंकण, उस कोंकण बेल्ट से अगर नारायण राणे को जगह मिलती है तो बीजेपी वहां पे मजबूत होगी आने वाले दिनों के अंदर। और बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से
ये जो है विकास गाड़ी की सरकार बनने चल रही है, उस पर फोकस किया हुआ है सरकार ने। और आने वाले दिनों के अंदर वहां पर चुनाव भी होने हैं, जिला पंचायत के, लोकल बॉडीज के, वहां बीजेपी चाहती है कि वहां उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो नारायण राणे को एक अच्छा पोर्टफोलियो देना, एक तरीके से जो है उनका कद पहले ही भी बढ़ा है, वो बड़े नेता हैं, उनको केंद्र में लाकर जो है एक तरीके से महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, क्योंकि अभी पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी वहां से मंत्री हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका हमारे तमाम सहयोगी बने हुए थे इस बड़ी और अहम खबर पर, जो कि कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। हालांकि आज की मीटिंग को रद्द कर दिया गया है, लेकिन 1 या 2 दिन में पूरी तस्वीर साफ हो सकती है। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। महाराष्ट्र बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन पर राजनीति गर्मा चुकी है। बीजेपी ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी विधायकों ने तख्तियां और पोस्टर दिखाकर विरोध दर्ज किया। बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर ही विधानसभा का शैडो सत्र चलाया। देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं इस पूरे हंगामे की अगुवाई करते हुए। दरअसल 12 विधायकों के निलंबन को लेकर आज सत्र में गर्मा गर्मी रह सकती है, इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे और उसी की ये बानगी दिखाई दे रही है। सदन के बाहर ही शैडो सत्र चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा और निलंबन पर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।